नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले इसी शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी ईडी की गिरफ्त में हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और जो मनीष सिसोदिया हैं, इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इनकी पैरवी करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी कि मनीष सिसोदिया कई दिन से गिरफ्तार हैं, काफ़ी समय से गिरफ्तार हैं और ये जेल से छूटने का इनको जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भागने वाले भी नहीं हैं और जो भी एजेंसियां इनसे सवाल करेगी ये उसका उत्तर दे रहे हैं, सहयोग करेंगे, इनको जमानत दे दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने एक सवाल ऐसा पूछ लिया जिससे पूरी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरह घबराए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने यह सवाल पूछ लिया सॉलिसिटर जनरल से, जो कि सरकार के पक्षकार यानी ईडी की तरफ से प्रस्तुत हुए थे। ईडी की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ये प्रस्तुत हुए थे और एसवी राजू से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने यह सवाल पूछा है कि आप जितना भी ये मामला बता रहे हैं कि दिल्ली में आबकारी नीति बनी, उस नीति बनाने में जिस तरह से सरकार का रोल था और इसमें जो घोटाला 100 करोड़ से अधिक का बताया जा रहा है, उस घोटाले के पैसे आम आदमी पार्टी के चुनाव में खर्च हुए। गोवा चुनाव हुआ और इसी तरह हिमाचल का चुनाव हुआ, पंजाब का चुनाव हुआ, ये ईडी की तरफ से सबूत के तौर पर कोर्ट में रखा गया है। अब कोर्ट का कहना यह है, यानी जज साहब ने यह सवाल किया कि यदि घोटाले के पैसे से पार्टी के फंड में या पार्टी के चुनाव प्रचार में कुछ पैसा खर्च हुआ है तो आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया, यानी पार्टी को भी आरोपी क्यों नहीं बनाया। आप जो बेनिफिशियरी है वो जब आम आदमी पार्टी है तो उसको भी आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया, इसको बताया जाए। दूसरा, जज साहब ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से यह भी पूछा कि आपने अभी सबूतों के तौर पर बताया है कि ये जो नीति बनाई गई, ये नीति मनीष सिसोदिया के पास आबकारी मंत्रालय था और मंत्रालय में अगर ये रूल है जितने भी राज्य हैं कि अगर कोई नीति परिवर्तन की जाती है तो पहले उसे कैबिनेट में यानी मंत्रालय की कैबिनेट में उसको रखा जाएगा, मिनिस्टरों का ग्रुप मिलकर के उस नीति में परिवर्तन का फैसला लेगा। उसके बाद वो जो फाइल है, कोई भी नीति आपने बनाई हो जिसको चेंज किया हो, वो राज्य के मुख्य सचिव के पास जाती है और क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है तो यहां वो फाइल एलजी से अप्रूव होती है, इसके बाद वो नीति लागू होती है। सवाल ये उठा कि क्या ये आबकारी नीति जो परिवर्तन किया गया, जो आबकारी नीति में परिवर्तन किया, लाइसेंस देने की छूट, लाइसेंस की प्रक्रिया और शराब व्यापारियों का कमीशन 5% से बढ़ाकर जो 12% किया गया, क्या इसमें कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास किया गया? तो जज साहब ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से यह पूछा कि क्या हम कैबिनेट की मीटिंग, उसका जो मीटिंग का जो नोट है, क्या हम उसको देख सकते हैं? ऐसा कोई रूल है? यह पूछा गया है, इस पर जवाब दिया जाएगा। और आपको बताऊं जज साहब ने यह क्यों पूछा है, क्योंकि जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं ये मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रस्तुत हुए थे कोर्ट में और ये दलील रख रहे थे और इन्होंने जो दलील रखी है, आपको मैं बता रहा हूं कि अभिषेक मनु सिंघवी की इस दलील से अरविंद केजरीवाल जी बुरी तरह घबरा गए हैं, क्योंकि जब ये जो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बयान दिया है कोर्ट के अंदर, जो उन्होंने मनीष सिसोदिया की जमानत प्राप्त करने के लिए दलील रखी है, इस दलील पर अगर जज साहब ने कार्रवाई कर दी तो निश्चित जानिए कि इसमें अरविंद केजरीवाल जी फंसेंगे पक्का। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? अभिषेक मनु सिंघवी जी ने क्या कहा आपको बता देता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि ये जो पूरा मामला है, इस मामले में मनीष सिसोदिया अकेले नहीं है। ये जो आबकारी नीति है, ये परिवर्तन किया गया, ये समूह ने मिलकर किया, ग्रुप ने किया है, ये व्यक्तिगत फैसला नहीं है, ये कैबिनेट का फैसला है। और इसलिए जो फैसला कैबिनेट का है उसमें एक व्यक्ति यानी मंत्री दोषी कैसे हो सकता है? अब यहां पेच फंसा है। अभिषेक मनु सिंघवी बहुत तेज तर्रार वकील हैं, लेकिन आपको बता देता हूं कि वो भी कोर्ट में जो दलील रख रहे हैं
वो ठीक नहीं है। कैसे? ये जो कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत फैसला नहीं है, ये एक कैबिनेट का फैसला है। इस मामले में पहले ही ईडी को और सीबीआई को, दोनों को, जो दिल्ली के मुख्य सचिव थे, वो मुख्य सचिव वो पहले ही इस बात को बता चुके हैं, जिनका नाम देवेंद्र शर्मा है, दानिश अधिकारी हैं। ये दानिश अधिकारी को ईडी और सीबीआई पूछताछ के लिए बुला चुकी है और उनसे ये पूछा गया कि ये जो आबकारी नीति में परिवर्तन किया गया, क्या इसमें कैबिनेट के नोट को आपने पढ़ा है? ये परिवर्तन इसमें किया गया। इन्होंने कहा कि देखिए, मैं जो ये बता रहा हूं कि ये आबकारी नीति जो कैबिनेट में पास हुई, ये बड़ी जानने वाली बात है और बहुत ही, आपको बता दूं, इसको समझना चाहिए कि जो नीति इन्होंने कैबिनेट में रखी, वो कैबिनेट में पास की जो नीति थी उसमें कमीशन था शराब व्यापारियों का 5% और उसको जो बढ़ाकर 12% किया गया, वो बाद में निजी तौर पर किया गया, सचिव के थ्रू कराया गया और यही सचिव ने ईडी और सीबीआई को अपने बयान में दिया है। वो सरकारी गवाह बन गए हैं। धारा 164 के तहत उन्होंने जज साहब के सामने ये बाकायदा एफिडेविट देकर ये बयान दे दिया कि मुझसे जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाकर ये बदलवाया गया और मुझे मौखिक आदेश दिया गया कि ये जो नीति बनी है, इसमें जो कमीशन 5% है, इसको 5 को बढ़ाकर आप 12 कर दीजिए। कैबिनेट की मीटिंग में पास हुआ 5% और मनीष सिसोदिया, क्योंकि मंत्री थे आबकारी, और उनके जो सचिव हैं वो दानिश का अधिकारी देवेंद्र शर्मा, अब वो तो मंत्री के सचिव है भाई, वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपने मंत्री जी का आदेश मानने के लिए बाध्य हूं, मुझे कहा ऐसा करो तो मैंने किया, लेकिन कहां किया? अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं, उनके आवास पर, उनकी मौजूदगी में। कौन कौन लोग मौजूद थे? तो उन्होंने कहा एक थे सत्येंद्र जैन, एक थे वहां अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, 3 नाम उन्होंने लिए हैं। अब आप समझिए कि जब 3 नाम उन्होंने लिए हैं, 2 तो पहले ही जेल में हैं और इसमें एक जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बचते हैं। अब इनका नंबर आने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने सवाल उठाया है कि कैबिनेट नोट जो है, जो कैबिनेट ने पास किया, वो हमारे सामने लाया जाए। अभी तक वो नहीं आया है, लेकिन गवाही दी गई है और अब जज साहब ने यह भी कहा है क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है तो क्या वो नोट यहां आ सकता है, क्योंकि कुछ संविधान पीठ ने यह निर्णय किया था कि संसद की कार्रवाई का नोट्स कोर्ट नहीं मांग सकता। अब इसमें देखना होगा कि दिल्ली की जो कैबिनेट ने पास किया हुआ है, क्या ये नोट अब कोर्ट में आएगा? सुप्रीम कोर्ट इसमें जांच करेगा तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। इसमें जो घोटाला हुआ है, आपको मैं बता देता हूं, जो आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल जी मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आतिशी मारलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, मंत्री जी जो हैं सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और खब खड़े होकर कहते हैं घोटाला तो हुआ ही नहीं, घपला तो है ही नहीं, पैसा तो मिला ही नहीं, तो ये फर्जी हमारे ऊपर रेड करा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा 1000 रेड हमारे ऊपर हो गई, इन्हें आज तक कुछ नहीं मिला, ये केवल हमें फर्जी फंसा रहे हैं। तो भाई आपके पास अभिषेक मनु सिंघवी जैसे तेज तर्रार और जाने माने वकील हैं, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रहे? आप कह रहे हैं घोटाला नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट मान रही है कि घोटाला हुआ है। सच्चा कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जज साहब या ये आम आदमी पार्टी के नेता? और आपको बताऊं घोटाला क्या है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इनमें से किसी को जमानत नहीं मिल रही है। जो आबकारी नीति में चाहे तो व्यापारी, चाहे तो वहां उसमें जो आयुक्त हैं वो पकड़े गए हैं और जो नेता अभी तक पकड़े गए हैं जिन लोगों ने मिलकर घोटाला किया है, जमानत नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली, मैं आपको डिटेल बताता हूं। असल में जो आबकारी नीति है, हर राज्य की अपनी नीति अपने हिसाब से है, फेर बदल लोग कर सकते हैं। अब 2 तरह के लाइसेंस जारी होते हैं, एक L1 एक L10। L1 लाइसेंस होता है जो होलसेल वाला व्यापारी है, शराब का होलसेलर, फैक्ट्री से कहीं से लाएगा और फिर उसको वो दुकानों पे सप्लाई करेगा ठेकों पर, जिसको आप देसी भाषा में ठेका कहते हैं, वो होता है L1। दूसरा होता है L10। L10 क्या होता है? दिल्ली के अंदर L10 जो लाइसेंसधारी है वो हैं जो अप्रूव्ड DDA की मार्केट में बैठे हैं,
किसी शॉपिंग मॉल में उनका आउटलेट खुला हुआ है, या वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में है, कम्युनिटी सेंटर में उन्होंने कहीं ना कहीं अपना शराब की दुकान खोली हुई है। अब ये जो है, अभी तक ये जो नीति है 2003 से चल रही थी, और 2003 से ये सब चल रहा था। दिल्ली के अंदर 864 शराब की दुकान थी, जिसमें से 475 शराब के ठेके ऐसे थे जिसमें सरकारी कर्मचारी शराब को बेचने का काम कर रहे थे। यानी जो शराब बेचकर बेनिफिट मिलेगा उसका सीधा फायदा दिल्ली सरकार को भी मिल रहा था। तो ये तय हुआ कि आधी दुकान लगभग प्राइवेट दे देते हैं, आधी दुकानें लगभग इसमें सरकार अपने पास रखेगी, ताकि इससे सरकार को कुछ लाभ मिलता रहे। अब इन्होंने परिवर्तन कर दिया। 2020 में नई नीति का प्रस्ताव लाया गया, और इस नीति में जो संजय सिंह अभी गिरफ्तार हुए हैं, उसमें जो दिनेश अरोड़ा है, उन्होंने यही कहा कि हमें दुकानदार के तौर पर बुलाया गया और कहा गया कि हम एक नई नीति बना रहे हैं, तुम दुकानदारों से चंदा उठा के लाओ, पैसा उगा के लाओ, हम उनका फायदा करवाएंगे, उनको शराब के ठेके दे देंगे। यहां संजय सिंह भी दिनेश अरोड़ा के माध्यम से इसमें इन्वॉल्व हुए। अब इसमें क्या है, 17 नवंबर 2021 को यह नई आबकारी नीति लागू कर दी गई। और नीति क्या थी, जैसा मैंने बताया, कैबिनेट में जो मीटिंग हुई वहां 5% कमीशन था। वर्बली इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर, मनीष सिसोदिया जी के कहने पर, दानिश अधिकारी जो सिसोदिया जी के सचिव थे देवेंद्र शर्मा, उनसे उसमें परिवर्तन करा के 12% कर दिया। अब ये जो 12% किया, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया, और यह तय कर दिया कि हर जोन में 27 दुकान हम खोलेंगे। आपने देखा होगा गली गली में दुकानें खुल गई थी। पिंक दुकान भी खोल दी कि जहां महिलाओं के लिए शराब होगी। और उसमें क्या कर दिया, कैबिनेट मीटिंग में यह तो पास हुआ है कि होम डिलीवरी की भी छूट रहेगी, शराब चाहे तो आप घर में मंगा लो, सुबह 3 बजे तक ठेके खुल सकते हैं, यह भी कैबिनेट मीटिंग में पास हुआ। और शराब को खरीदने के लिए जो उम्र 25 साल रखी हुई थी उसको घटाकर 21 साल कर दिया। इसी का बवाल मचा था, गली गली में शराब के ठेके खुल गए, महिलाएं सड़कों पर आई थी। लोगों का कहना था कि आप 21 साल के पढ़ने वाले बच्चे को शराब के ठेके पे खरीदने की अनुमति दे रहे हो। इसके कारण कई बच्चे शराब सीधा खरीदने लगे। शराब के ठेकेदारों को यह छूट दे दी गई कि वो चाहें तो MRP अपनी मर्जी से रख सकते हैं, और उसके कारण ये छूट भी दे सकते हैं। तो एक के साथ एक बोतल, एक के साथ 2 बोतल फ्री, यह अभियान चल गया। जब यह अभियान चला तो फिर वो कमा क्या रहे थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके कारण क्या हुआ, शराब बेचने वालों ने शराब में मिलावट शुरू कर दी। अब उस मिलावट के लिए जो पुरानी नीति थी, यानी कांग्रेस के टाइम में जो नीति बनी थी, उसमें उस समय शराब की जांच होती थी नियमित रूप से, और वो सरकारी लैब में होती थी। अगर किसी ने शराब में मिलावट की है तो उसका टेंडर यानी लाइसेंस रद्द कर दिया जाता था, और उसे जेल भी होती थी। लेकिन यहां इन्होंने छूट कर दी कि प्राइवेट शराब के ठेकेदार जो भी शराब बेच रहे हैं वो अपनी प्राइवेट लैब में जांच कराएं, अपने आप ही जांच करें, अपने आप ही ओके रिपोर्ट। तो उन्होंने मिलावट शुरू कर दी। अब मैं आता हूं उस बात पर कि फायदा क्या हुआ और घोटाला क्या है। आप समझिए, ये जो हुआ, ये सब तो बात ठीक है कि भाई इसमें उम्र घटा दी गई, ये सब हुआ। मुख्य सचिव जो हैं दिल्ली के, वो नरेश कुमार, इन्होंने इस सारे घपले घोटाले का खुलासा किया है। ये जो नरेश कुमार हैं, ये IAS अधिकारी, इनकी अप्रैल 2022 में दिल्ली में मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति हुई, और उसी दौरान ये आबकारी नीति सामने आई। तो इन्होंने इस आबकारी नीति को देखा कि भाई नई नीति क्या है। जब इन्होंने पाया कि इस नई नीति में जो दिल्ली सरकार है, इसका तो बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, और लाभ कहां जा रहा है, शराब के व्यापारियों को। और कितना लाभ पहुंचाया जा रहा है कि उसमें अगर ये शराब नीति लगातार चलती रहे तो हजारों करोड़ रुपए का घाटा दिल्ली की सरकार को इससे होगा। और ये जो हजारों करोड़ का घाटा होगा, इसका फायदा किसको होगा, होलसेलर शराब बेचने वालों को और रिटेल में शराब बेचने वालों को। ये जो मुख्य सचिव थे नरेश कुमार, इन्होंने ये घोटाला पकड़ा। तो इन्होंने घोटाला पकड़ा, इन्होंने 8 जुलाई 2022 को
अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं, उनको बाकायदा नोट लिखा कि सीएम साहब, आपके जो मंत्री जी नीति बनाकर अप्लाई कर चुके हैं उसमें भारी घोटाला हो रहा है और बहुत बड़ा घोटाला है, जिससे दिल्ली के राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, इस पर कुछ एक्शन लीजिए। मुख्य सचिव कह रहे हैं कि इस पर केजरीवाल जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या केजरीवाल जी इस कार्रवाई को इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको भी इसका कुछ हिस्सा मिल रहा था? ये ईडी और सीबीआई का सवाल है। अब ये केजरीवाल जी से पूछा जाएगा, वो उनसे पूछताछ हुई भी है। बहरहाल ये सचिव साहब ने एक फाइल भेजी इसकी बनाकर अरविंद केजरीवाल जी को, एक भेजी दिल्ली के एलजी को और तीसरी भेजी इन्होंने मनीष सिसोदिया को। उनसे भी सवाल पूछा कि आपके मंत्रालय में ये जो नीति बनाई गई इससे तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, इस पर कृपया संज्ञान लें। और चौथी उन्होंने इसकी कॉपी भेजी दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा को और इन्होंने कहा इसकी जांच कराई जाए, इसमें तो करोड़ों रुपए का घोटाला है, दिल्ली को नुकसान है। अब इस मामले में आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि जो चेंज हुए हैं इसमें एलजी की अप्रूवल जरूरी थी, जबकि एलजी साहब की अप्रूवल के बिना इसको लागू कर दिया गया। यह नियमों की अनदेखी है। इस पर लेकर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई दिल्ली के एलजी के द्वारा और फिर इसमें सीबीआई जांच की संस्तुति की गई। सीबीआई जांच में आपको बता दूं, ये 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल जो हैं दिल्ली के वीके सक्सेना, उन्होंने सीबीआई को लिखा और सीबीआई ने 28 जुलाई 2022 को, जैसे ही इनको पता लगता है कि ये सीबीआई को जांच के लिए गया है, जो ये आम आदमी पार्टी के नेता जनता में आकर ये कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ, ये तो सब फर्जी है, उनसे एक सवाल है कि आपने ये नीति 22 जुलाई 2022 को लागू की। सीबीआई नहीं, ये लागू तो पहले ही हो गई। 8 जुलाई 2022 को सचिव साहब ने इसमें कमी पकड़ी। 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के एलजी ने इसको सीबीआई जांच के लिए लिखा और जैसे ही 22 जुलाई को लिखा, उसके 6 दिन बाद 28 जुलाई को यह नीति वापस ले ली गई। अगर इस नीति में कोई घपला नहीं था तो यह आबकारी नीति आपने सीबीआई जांच के लिए जाते ही क्यों वापस ले ली? ये बड़ा सवाल है और हर व्यक्ति को पूछना चाहिए, पत्रकारों को पूछना चाहिए, लेकिन पत्रकार पूछते नहीं है। ये पत्रकार क्यों नहीं पूछते, इसका जवाब आप अच्छे से जानते हैं, मैं नहीं बोलने वाला। अब आपको बता दूं, 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने धोखाधड़ी, रिश्वत लेने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली और घोटाला, आपको जो मैं बता रहा हूं वो घोटाला क्या है ये भी आप समझ लें। पुरानी जो आबकारी नीति थी जो कांग्रेस के समय में बनी थी, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर एक 750 ml की शराब की बोतल 530 रुपए की है, रिटेल का मार्जिन उसमें कितना था, यानी दुकानदार का जो मार्जिन ठेकेदार का 33 रुपए 33, और सरकार को कितना मिल रहा था? 530 रुपए की एक बोतल में सरकार को एक्साइज ड्यूटी के नाम पर 233 रुपए 89 पैसे सरकार को मिल रहे थे हर बोतल पर। और जो इन्होंने नीति बनाई, कट्टर ईमानदार पार्टी वालों ने, इन्होंने क्या किया? 530 रुपए की बोतल है तो वो 560 रुपए की हो गई, रेट बढ़ा दिए, लेकिन सरकार को इसमें एक्साइज ड्यूटी कितनी मिलेगी? मात्र 1 रुपए 88 पैसे। यह है घोटाला। पुरानी नीति में 560 रुपए की 530 रुपए की बोतल में गवर्नमेंट के कोष में आ रहे थे 234 रुपए लगभग, और नई नीति में आ रहे हैं मात्र 2 रुपए। ये जो 234 रुपए आ रहे हैं और अब 2 आए, ये जो 232 रुपए, ये डिफरेंस जो है कहां जा रहा था? ये जा रहा था आबकारी जो नीति नई इन्होंने बनाई, इसमें शराब के बेचने वालों को, और इसी में 50-50 कमीशन तय हुआ। यही है घोटाला और इसी घोटाले की जांच हुई जिसमें ये सब फंसते जा रहे हैं। अगला नंबर ये कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी का है, क्योंकि जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं वो पहले ही इस मामले में कंप्लेंट कर चुके हैं, और जो मनीष सिसोदिया के सचिव हैं देवेंद्र शर्मा, वो लिखित में धारा 164 में अपने बयान दर्ज कराए जा चुके हैं उनके, कि उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल जी के घर पर नीति परिवर्तन किया गया, उन्हीं के उपस्थिति में किया गया, उन्हीं के कहने से किया गया। और अब ये सब मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये संज्ञान लिया है कि आम आदमी पार्टी को इसका लाभ मिला है, तो पार्टी को इसमें क्यों नहीं दोषी माना जाए, इनके खिलाफ भी क्यों ना कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा होता है
निश्चित जान लीजिए पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है, आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, देखना होगा। तो अब रोज सुनवाई होगी, अगली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कार्रवाई करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के इस टिप्पणी से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बुरी तरह घबराए हुए हैं, इसीलिए शायद सड़कों पे हैं। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये नीति समझ में आई हो तो इसको शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।